नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज़। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। हमारे साथ हैं मयूर जानी भाई, नाम सबके सामने परिचित है, कोई बताने की आवश्यकता ज़्यादा है नहीं। और मयूर भाई का भी अपना मयूर जानी ऑफिशियल और द गुजरात रिपोर्ट के नाम से यूट्यूब चैनल है, वेबसाइट है, सब कुछ है। और हम लोग बात करते हैं तो मुद्दों पर करते हैं। आज बहुत दिनों बाद मिले, उसका भी कई कारण है। मयूर भाई की माताजी का निधन हो गया। मयूर भाई परेशान थे। माँ और बाप का विछोह हर आदमी को बहुत दुखित करता है, क्योंकि अपने ऊपर जो एक छत्र छाया होती है वो हट जाती है, फिर हम मैं जवाबदेह हो जाते मैं मैं सर ब्रीफ में बता ही दूं। मैं 4-5 दिन चला गया था थोड़ा अपना बैटरी चार्ज करने के लिए जंगल में। गिर का जंगल है हमारे यहाँ, एशियाटिक लायन है, और हमारा क्योंकि वही इलाका है तो काफी सारे दोस्त परिचित हैं जहाँ उनके छोटे मोटे खेत हैं। तो उन्हीं में से एक सज्जन है, उनके वहां चला गया था। 4-5 दिन में वहां रहा, सबसे दूर, और थोड़ा रिचार्ज हो गया, थोड़ा बैटरी ठीक हो गया और वापस आ गया। बस यही है। नहीं, परेशानी तो थी। चलिए, माताजी को मैं श्रद्धांजलि देता हूँ, इसके बाद वही आगे था, बढ़ता मतलब हूँ। वही था सब कुछ, वो सब से निकलना था थोड़ा तो। ना नहीं, तो अब चूंकि वापस आए हैं तो इतनी बड़ी खबर आ गई, आते ही पहाड़ सा टूट गया। जो व्यक्ति 2008 से 2025 तक एक हाथ होता था मोदी जी का, एक हाथ, मयूर भाई बेहतर बता देंगे हमसे, क्योंकि उन्हें तो सब उन्होंने आंखों के सामने होते देखा है। वो हाथ एकाएक टूट गया, और टूटा भी तो ऐसे टूटा है जैसे कहते नहीं, वो लकड़ी झूर गई थी, एकाएक गिर गई, पता ही नहीं था कि अंदर से झूर चुकी है। और वो लकड़ी झूरते झूरते एक नहीं 3 लोगों को ले गई। प्रसार भारती के अध्यक्ष को ले गई, लॉ कमीशन के एक सदस्य को ले गई। पूरा मामला क्या है, मैं मयूर भाई के पास सीधा चलता हूं और समझ लेता हूं। सर सभी को नमस्कार, आपको, हमारे सभी दर्शकों को, सबको हमारा प्यार भरा नमस्कार। देखिए, ये जो है ना, वो ऐसा नहीं है कि कोई रातों रात हुआ है, जो मेरी समझ है। मतलब हम लोग अभी भी इसकी, अब देखिए, क्योंकि ये कोई इसका ना खंडन हो रहा है ना मंडन हो रहा है पीएमओ की ओर से। अब तक तो कुछ नहीं, मेरे ख्याल से। जब अभी इस वक्त जब मैं और आप इस बातचीत को रिकॉर्ड कर रहे हैं, मेरी जानकारी में तो कोई खंडन भी नहीं है इस आरोप का, या ना कोई मंडन है ना, ना पुष्टि है, कुछ नहीं है। लेकिन बातें आ रही हैं। तो जो बातें आ रही हैं, और फिर थोड़े बहुत हमारे आपके भी जान पहचान के लोग, कहीं थोड़ा बहुत, कहीं नॉर्थ ब्लॉक में, कहीं साउथ ब्लॉक में, या गुजरात से गए हुए लोग होते हैं, तो कुछ अलग चैनल पे कुछ बातें हो भी जाती हैं कहीं कभार, कभी होती, कभी नहीं भी होती है। लेकिन इस मामले में थोड़ी हुई है, तो इसलिए बता रहा हूं मैं। तो जो समझ में आ रहा है इस आरोप को लेकर, और जो घटनाक्रम है पूरा, जैसे आपने कहा कि प्रसार भारती के चेयरमैन का अचानक से, इमीडिएट इफेक्ट से जो इस्तीफा है वो मंजूर कर लिया गया, है ना। और लॉ कमीशन के वो जैन साहब थे, उनको भी हटा दिया गया था। और अब इनकी बात आ रही है कि अब ये नहीं, और वो अश्विनी वैष्णव साहब को अचानक उनकी जगह पे कुछ काम या तो जिम्मेदारी डेलीगेट की गई है, ऐसी बातें आ रही है। पवन खेड़ा ने ये सब कहा है, उन्हीं के हवाले से हम कह रहे हैं। जो समझ में आ रहा है वो ये है कि देखिए, अब अगर आप प्रधानमंत्री हो और मैं आपका, समझ लीजिए फॉर एग्जांपल, मैं आपका हिरेन जोशी बन जाऊं, तो किसी भी प्रधानमंत्री का हिरेन जोशी बनना, या मतलब बहुत ही विश्वसनीय, एकदम करीबी साथी बनना, वो बड़ी, कोई भी सत्ता में टोच पे बैठे हुए व्यक्ति का करीबी बनना बड़ा एक मुश्किल और बड़ा जोखिम वाला काम होता है। और उस तरह का होता है कि वो तलवार की धार पे चलना है आपको। बहुत सारे राज आपके सामने होते हैं, आप राजदार होते हैं बहुत सारी चीजों के। बहुत सारे हथकंडे, प्रोपोगेंडाज, एजेंडाज, मे बी राइट नैरेटिव्स, फेक नैरेटिव्स, अब ऐसी पोस्ट पे होता है तो उसका उसका घड़वैया, वो घड़नारा, उसका गठन करने वाला व्यक्ति वो होता है। तो वो अगर कहीं थोड़ा सा इधर उधर जो है सत्ता के नशे का, अगर थोड़ा गंध भी मिल जाए और थोड़ा अगर मदहोश हो जाए, और अगर ऐसा कुछ कर ले कि भाई हम भी थोड़ा जो है इसका स्वाद चख लेते हैं, और वो अगर उनके बॉस की जानकारी के बगैर कुछ हो जाए, और फिर ऐसा बॉस हो, ऐसा उसका मतलब मालिक हो,
जो ये कभी भी बर्दाश्त ही न करता हो कि अगर मेरे आसपास मेरे मेरे मतलब जो मेरा स्टाफ है या मेरे नीचे काम करने वाले लोग हैं, वो कभी जरूरत करने की सोचे भी नहीं कि मेरी जानकारी के बगैर वो गलती से एक सांस भी एक्स्ट्रा ले ले। अगर ये फितरत वाला बॉस हो और अगर कुछ टेढ़ा मेढ़ा अगर आप कर लेते हैं और पता चल जाए तो क्या होगा? दूध में से जैसे मक्खी निकलती है, वैसे ही आपको निकाल के ऐसे फेंक दिया जाएगा कि फिर आप कभी आपका अस्तित्व था भी नहीं, या था या नहीं, ये भी सवालों के घेरे में आ सकता है। और गुजरात में ऐसे हमने 2 एग्जाम्पल तो इससे पहले 2001 से 2014 के बीच में देखे हुए हैं कि जो काफी करीबी एक समय माने जाते थे और अचानक से वो गायब, मतलब गायब इन द सेंस कि उस कॉरिडोर में, पावर कॉरिडोर में वो अचानक से गायब हो गए, कहीं दिखे नहीं। तो मुझे लगता है कि हिरेन जोशी साहब के साथ अगर ये हुआ है, जिसकी संभावना बड़ी प्रबल लग रही है, तो फिर इसका कारण जो पवन खेड़ा साहब ने आरोपों के जरिए बताया है कि भाई कोई एक बड़ी बैटिंग ऐप चलाते थे वहां बैठ के पीएमओ में, मुझे लगता है कि ये थोड़ा इसको पवन खेड़ा साहब ने भी जो है थोड़ा इसको अलग से खेला है इस मामले को, ऐसा मुझे लगता है। मुझे लगता है कि बैटिंग ऐप तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन कुछ गतिविधि होनी चाहिए जो ऑब्वियसली फाइनेंसिस से, पैसों से, रुपयों से, धन से जुड़ी हुई है, लेकिन वो बैटिंग ऐप की बजाय कुछ और होना चाहिए। अब मुझे एक अंदाजा है थोड़ा बहुत मन में कि क्या होना चाहिए, पर क्योंकि उसकी पुख्ता जानकारी नहीं है, तो अब हम तो कोई पॉलिटिकल पार्टी है नहीं कि कुछ भी बोल दे बोल के निकल जाएंगे, तो हम वो नहीं कहेंगे कि और क्या हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि वो बैटिंग ऐप नहीं है, वो कुछ और तरह की गतिविधि है जो कि पैसों से जुड़ी हुई है, बहुत बड़े एक अमाउंट से जुड़ी हुई है, और वो कुछ इधर की उधर होती रही है कुछ अरसे से, लेकिन शायद इसके बारे में मोदी साहब को अंधेरे में रखा गया होगा। तो ये अपने आप में फिर एक बहुत बड़ा लॉयल्टी फैक्टर को क्वेश्चन करने वाला मामला हो जाता है कि हमको पूछे बगैर तुमने पानी क्यों पिया भैया? अगर पीना था हमको पूछते, हम कहते हाँ तो पीते, ना कहते तो नहीं पीते। भाई तुम्हारा जो अस्तित्व है वो तो हम पूरी तरह हम पर निर्भर है ना, हम तो किसी से हैं ही नहीं, सब हमसे हैं। ये सोच रखने वाला व्यक्ति अगर आपके देश का मुखिया हो तो आप समझ लीजिए कि उसके नीचे काम करना कितना मतलब किस तरह का होगा। तो मुझे लगता है कि कुछ मामला इस तरह का होना चाहिए। जो जानकारी है, जो भी थोड़ा बहुत इनपुट हमको जो मिल रहा है, मुझे लगता है वो बैटिंग ऐप का कुछ नहीं होगा, लेकिन होगा जो भी है वो है बहुत बड़े पैसों के मामले को लेकर है, इतना समझ में आ रहा है। मयूर भाई, एक पत्रकार हैं अरुण रूबी, बीबीसी की हैं, रूबी अरुण, उन्होंने एक पोस्ट लिखा है, क्योंकि हम लोगों के पास तो तथ्य है नहीं, हम किसी की बात पर ही बात कर सकते हैं। ये पोस्ट आपके समक्ष है। इन्होंने लिखा, कांग्रेस नेता पवन खेरा ने प्रधानमंत्री के मीडिया सलाहकार हिरेन जोशी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जबकि असल खबर यह है कि 2 दिन पहले ही हिरेन जोशी को पीएमओ से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। पीएमओ के आंतरिक ज्ञापन में 2 दिनों पहले से ही हिरेन जोशी के सारे काम अश्विनी वैष्णव नीरव नाम के पीएमओ अधिकारी को सौंप दिए गए थे। पवन खेड़ा जिस बैटिंग ऐप के बारे में जिक्र कर रहे हैं, उस ऐप का मालिक रवि तिहार वाला है, जो दुबई में रहता है। यह कथित आरोप यह भी है कि इन्होंने सतनाम सिंह संधू से राज्यसभा सीट के लिए 30 करोड़ रुपए लिए हैं। इनके बेटे ने रिलायंस इंडस्ट्रीज से सालाना 3 करोड़ रुपए कमाए हैं। एक महिला है जो हिमानी सूद, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की प्रो वाइस चांसलर भी है, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की करीबी है। फिर यह हिरेन जोशी की खास बनी। हिरेन ने इनके लिए एक इंडिया माइनॉरिटीज फेडरेशन बनाया। इस फेडरेशन में सभी इस्लामिक देशों के राजदूतों को जोड़ा गया। कुछ पावरफुल क्रिश्चियन, सिख, बौद्धिस्ट, पारसी, मुस्लिम धर्मगुरुओं को इसका सदस्य बनाया गया। हिमानी सूद ने इसका प्रतिनिधित्व किया। 5 फरवरी 2024 को इन सभी को मोदी जी से मिलवाने ले गए। इसके बाद हिमानी सूद को वेटिकन सिटी के पोप लुई से भी मिलवाया गया, जहां हिमानी मोदी की तस्वीर शेयर करके सारी तस्वीरें मोदी जी को 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत का आशीर्वाद दे सके, इसलिए यह काम किया गया। प्रधानमंत्री की कई विदेश यात्राओं में हिमानी सूद को साथ ले जाया गया, बहुत बड़े लोगों से मिलवाया गया, और इसके अलावा उन्होंने फिर इस जो हिमानी सूद थी इनके लिए कुछ काम किया। 25 सितंबर को
प्रधानमंत्री की 75वीं सालगिरह पर हिमानी सूद जी ने मोदी जी को लीडरशिप की नाम मैं हूं भारत के नाम से एक अभियान की घोषणा भी की। एक इफ्तार पार्टी का आयोजन हुआ जिसमें भारत स्थित सभी इस्लामिक देशों के राजदूतों ने शिरकत की। होस्ट भारत के विदेश मंत्रालय हिमानी सूद ने किया। अब हिमानी सूद को हिमाचल प्रदेश से न सिर्फ टिकट दिलाने बल्कि मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाने के लिए जोशी जी जेपी नड्डा से मिलने के लिए गए और बात यहीं से बिगड़ी है। जेपी नड्डा जी ने जोशी जी की कारस्तानी अमित शाह को बता दी, शाह जी ने मोदी जी से बात की और फिर जोशी जी प्रधानमंत्री कार्यालय से बाहर हो गए। हिरेन जोशी वही हैं जो पिछले 11 सालों से देश की मीडिया के तानाशाह रहे, न्यूज चैनलों को बड़े से बड़ा संपादक, मालिक, न्यूज एंकर इनके सामने नतमस्तक रहे। हर चैनल पर इनके निर्देश के मुताबिक शब्दशाह मोदी खबरें चलती हैं। प्रधानमंत्री मोदी के आंख कान माने जाते हैं और 9 साल से ये सब कर रहे थे। अब इतनी खबर लिख दी रूबी अरुण ने जो बीबीसी की पत्रकार है। अब आप समझ लीजिए, मैंने ये इसलिए कहा कि हम लोग कुछ पता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बहुत कुछ पता है, लेकिन हमारे पास सबूत नहीं है तो कुछ हम बोल नहीं सकते। मैं अब ये इनको मैं इनसे परिचित नहीं हूं। मैं ये जो रूबी अरुण जी हैं उनसे मैं बिल्कुल ही परिचित नहीं हूं, तो मुझे इनके क्रेडेंशियल्स के बारे में नहीं पता है ना। पर मैं इस वो जो लिखा आपने पढ़ा और मैं भी उसको पढ़ रहा था और मैं मन ही मन जो है मैंने मुस्कुराना शुरू कर दिया। तो इसलिए मुस्कुराना शुरू कर दिया मैंने। सर ये भी एक नैरेटिव है साफ तौर पे जो अब रचा जा रहा है, सुरक्षित करने का। एक जलती हुई आग से किसी व्यक्ति को कौन सा वस्त्र पहनाया जाए, वो देखते हैं, वो साधु महात्मा कोयले पर आप समझिए, आप और हमारे दर्शक, मेरी समझ मैं बता रहा हूं आपको, आपको माननी है तो मानिए, न माननी है आपकी मर्जी। नहीं मानेंगे। मैंने नहीं मतलब मैं दर्शक भी तो भिन्न भिन्न मत रखते हैं, तो ठीक है, वो राजी मतलब एग्री हो ना हो उनकी मर्जी। मैं इसमें जो समझा, आप वो पिछला वाला जो है ना उसका दूसरा हिस्सा जो अंतिम हिस्सा है फिर से लगवाइए। मैं आपको कुछ पढ़ के उसमें मैं कहा समझ गया ये बताता हूँ। दूसरा वाला हिस्सा आप फिर से लगाइए, जो अंतिम वाला हिस्सा है वो लगाइए। आ गया, 1 सेकंड में आ गया। ये आप देखिए, अब यहां से मैं पढ़ता हूं आपको। कहाँ गया? नहीं वो सब तो ठीक है। ये यहां पे हिमानी सूद को हिमाचल प्रदेश से ना सिर्फ टिकट दिलाने बल्कि मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाने के लिए जोशी जी जेपी नड्डा से मिलने के लिए गए और बात यहीं से बिगड़ गई। अब ये जो है ना ये झूठ है। मुझे इसकी जांच करने की भी जरूरत नहीं है, मैं बताऊं आपको। मतलब अगर मुझे कोई जरूरत नहीं, इसलिए क्योंकि ये मुझे समझ में आ जाता है कि ये झूठ है। भाई साहब आप समझ लीजिए इस बात को, हटा दीजिए, आपको इसकी जरूरत नहीं। हो गया, यही हिस्सा मैं बताना चाह रहा था। आप क्या मानते हैं, आप क्या समझते हैं कि जेपी नड्डा साहब की कोई हैसियत है कि वो किसी को हिमाचल का, अब हाँ तो कांग्रेस की सरकार है अभी, लेकिन मान लीजिए कि अभी आने वाले इलेक्शन में इनको चेहरा बनाने की आप बात सोच रहे हैं, मान लीजिए जोशी जी सोच रहे हैं, मान लीजिए, मानने के लिए आपको क्या लगता है कि नड्डा जी की कोई औकात है कि हिमाचल में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन बनेगा वो तय कर सकते हैं क्या? नहीं। बात पहली। बात दूसरी, हिरेन जोशी जी जो 2008-9 से नरेंद्र भाई के साथ हैं, क्या आपको लगता है कि वो इतना बेवकूफ बन चुके हैं, अचानक बुद्धिमान से बेवकूफ बन चुके हैं कि उनको ये नहीं पता कि ये काम नड्डा साहब के बस का ही नहीं है? तो वहां क्यों जाए? जो क्या वो इतने अचानक बुद्धिमान से बेवकूफ बन गए क्या? वो क्या बात कर रहे हैं सर? ये नैरेटिव है जो रूबी अरुण जी जाने अनजाने में उनके द्वारा ये चल रहा है। अब ऐसा पता नहीं ऐसी और कौन कितनी पोस्ट है मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकता है ऐसी और 3-4 पोस्ट मिल जाएगी आपको कहीं से इसी तर्ज पे। आप यकीन मानिए अब मिल जाएगी, इसी 2 लाइन के सहारे कहता हूं मैं तो मिल जाएगी। क्योंकि ये संभव नहीं है कि कोई इतना बेवकूफ हो जो मोदी साहब के साथ इतने करीबी तौर पर काम कर रहा हो इतने सालों से, और उसको ये वो गलत फहमी में वो पाल ले वो कि अच्छा ये तो नड्डा साहब कर देंगे। अच्छा, और अच्छा ये सब हो रहा है और
इस बात की खबर अमित शाह को नहीं है। आप क्या मानते हैं सर? मतलब मैं तो जा चुका हूं पीएमओ, मैं वहां कौन कौन क्या क्या गुजरात से बैठे हुए लोग हैं मैं जानता हूं सबको, मुझे पता है। सर पीएमओ जो है जिसको अभी सेवा तीर्थ कर दिया गया है, वो जो सेवा तीर्थ है वो एक ऐसी जगह है, मतलब मैं बतौर पॉलिटिकल न्यूज एडिटर दिव्य भास्कर में गया था वहां पे 2018 में। वहां जानते हैं लोग मुझे, मतलब यहां से गुजरात से ही गए हुए लोग हैं, यहाँ सालों साल उनसे मुलाकातें हुई है, बातें हुई है, सब कुछ हुआ है। सर मुझे एक हद से आगे पीएमओ में एंट्री नहीं मिली है। मी बीइंग ए वेरी रिकॉग्नाइज्ड गुजराती जर्नलिस्ट फॉर years, me being a very a journalist from a very reputed newspaper of Gujarat and political leader of Gujarat for that newspaper, मुझे एक कक्ष से आगे जिसको मुझे मिलना था वो सब आ गए वहां पे। अरे आइए आइए चाय पीते। मैंने कहा अंदर नहीं सर। चिड़िया भी जो है ना वो वहां पे मतलब परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वो सीन है वहां पे। और वहां बैठे बैठे हिरेन जोशी साहब ये सब कर रहे हैं, और आप क्या, अगर ये कर रहे हैं तो क्या आप ये मानते हैं कि किसको नहीं पता? क्या अमित भाई को या नरेंद्र भाई को नहीं पता? क्या बात कर रहे हैं सर, क्या बात कर रहे हैं? ये बेवकूफ बनाने की बात है जो अभी कही गई कि ये जेपी नड्डा को मिलने गए और नड्डा ने अमित शाह को बताया और अमित शाह ने फिर मोदी जी को बताया, तब जाके मोदी जी को बताया। अरे भैया कौन बेवकूफ बनेगा इसको सुन के? ये यहां एक अलग तरह का नैरेटिव सेट करने की कोशिश मेरी समझ में की जा रही है कि जो कुछ भी हुआ, इन्होंने जो भी कांड किया है, वो मोदी साहब को पता नहीं था। मोदी साहब भोले भाले बेचारे, किस्मत के मारे इनको कुछ पता नहीं था। तो आप ये मान के चलिए कि अब जो कुछ भी किया गया है हिरेन जोशी साहब के द्वारा, अगर ये लिखा गया है तो कुछ हद से ज्यादा बड़ा है, हद से ज्यादा बड़ा है। और ये कहीं से अगर एक्सपोज हुआ तो यहां अभी से पल्ला झाड़ने की बात है कि हमको नहीं पता, पता चला हमने निकाल दिया बाहर, हम नहीं जानते। ये है पूरा मामला। हाँ बिल्कुल, आपकी बात से 100% सहमत है। लेकिन मैं भाई एक चीज समझ में नहीं आई, इतना सब कुछ होने के बाद धीरे धीरे अब ये मीडिया में खबर आ रही है और मीडिया खामोश है, मीडिया नहीं कुछ बोल रहा। इतनी बड़ी खबर पर सर हंगामा हो जाता अगर कोई और सरकार हो। मतलब मीडिया, मतलब आप लश्कर नोएडा कह रहे हैं ना, लश्कर नोएडा क्यों कह रहे हैं? आपने वो दौर देखा जब डॉलर 60 रुपया गया तो कैसे उस डॉलर के रुपया में घूमते घामते मनमोहन और तत्कालीन वित्त मंत्री क्या नाम पी चिदम्बरम जी गोल गोल घूमते थे, धार धार गिरते गए। कितने लंबी रेस हुई है उस रुपया डॉलर की, और यहाँ 90 रुपया हो गया। तो जो राजीव जी है नीति आयोग के पूर्व अध्यक्ष, वो तो ये कह रहे हैं कि डॉलर अगर और महंगा होगा, रुपया और गिरेगा तो भारत का फायदा होगा। ये मैं नहीं समझ पाया। थोड़ा सा आप कुछ आइडिया हो? नहीं सर, वो तो देखिए वो नहीं समझ पाएंगे हम लोग। हम 7 जन्म ले लें, मेरे और आपके जैसे लोग 7 बार पैदा हो जाए, फिर भी हम समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि उसका कोई लॉजिक नहीं है ना। हम लोग लॉजिक से, हम लोग रैशनैलिटी से चलने वाले लोग हैं। हम लोग 1 और 1 2 करने वाले लोग हैं। हम 1 और 1 11 नहीं करते हैं सर, है ना। तो वो हमारी समझ में कभी भी नहीं आएगा जब तक हम 1 और 1 22 वाले ना बन जाए, 11 भी नहीं। तब हम शायद समझ पाए कि कैसे रुपया गिरने से हमारी तरक्की होने वाली है, अब तभी समझ पाएंगे। वरना जो लोग दिमाग चलाते हैं, अपना इस्तेमाल करते हैं, ईश्वर ने जो थोड़ी बहुत बुद्धि दी उसका अगर इस्तेमाल करते हैं, वो लोग ये नहीं समझ पाएंगे सर। तो मैं और आप इसको समझने की कोशिश करें वो बेकार है। हमको हमारी एनर्जी वहां पे वेस्ट नहीं करनी चाहिए। और जहां तक लश्कर नोएडा का सवाल है, वो क्यों करेगा ये सब बातें? उनके सिलेबस से बाहर की बातें हैं, ये इनके अभ्यासक्रम में है ही नहीं। तो उनको तो जो अभ्यासक्रम दिया गया है। और आप क्या मानते कि वो जो आप हिरेन जोशी खामखा बदनाम आदमी बेचारा, हिरेन जोशी को किसी ने एम्पावर किया तभी तो हिरेन जोशी की ये औकात बनी ना कि वो डिक्टेट कर पाया मीडिया को। हिरेन जोशी को किसी ने बल दिया, सत्ता दी, पावर दी, धमकियां देने की औकात दी, तभी तो हिरेन जोशी इस पूरे देश के मीडिया को गोद में बिठा पाए ना। अगर वो एम्पावर्ड नहीं होते
तो कौन हिरेन जोशी, क्या औकात होती उनकी? भाई मैं और आप धमकी देंगे कोई सुनेगा क्या? नहीं सुनेगा। हम मैं और आप दबाने जाएंगे कोई दबेगा क्या? नहीं दबेगा। अब हमारी क्या औकात है भाई? अब जिसके पीछे प्रधानमंत्री अगर खुद खड़ा हो तो भाई अब हमारे आपके पीछे खड़ा हो जाए तो हम भी जो है भोकाल मचा दे, अगर हम हिरेन जोशी होते तो। सीधी बात है ना। तो वो तो हिरेन जोशी ने मीडिया को गोदी बना दिया, मैं ये कभी नहीं मानता। हिरेन जोशी को वो सत्ता दी गई, वो पावर दिया गया, उसके चलते उसी के जरिए वो उन्होंने मीडिया को गोदी में बिठाया और लश्कर नोएडा बना दिया। तो वो तो करने वाला है, आखिरकार तो एम्पावर करने वाला व्यक्ति कौन है? हमारे देश के महामानव। तो हर चीज तो वहीं जाती है, गंगोत्री यमुनोत्री वही तो है, और कहाँ है भाई? और तो कुछ है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक कहा। हम लोग तो रोज के भुक्तभोगी हैं। जब कलेक्टर बनता है कोई आईएएस तो जिला नाचता है, और जब वो कलेक्टर फिर सचिवालय भेज दिया जाता है तो वो चाय के लिए तरसता है, क्योंकि वहां तो वो एक बाबू बना के बिठा दिया जाता है। तो ताकत पद के साथ होती है, कद के साथ होती है। कद और पद, हम ये कह रहे हैं अगर हिरेन जोशी इतने ही ताकतवर हैं तो अब करें ना फोन, अगर हटने की ये खबर चल गई है अब करें फोन, वो अपनी खबर रोक के दिखाएं जहां चल रही है वहां, और की तो अलग बात है। तो सब वक्त और हालात बदल देता है। मेरे भाई आपने समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।